नमस्कार। मेरा नाम भऊ तोरसेकर। आप देख रहे प्रतिवाद। दोस्तों, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे वैसे वैसे महाराष्ट्र की हर पार्टी में हल्ला गुल्ला मच गया है। उद्धव ठाकरे तो आपको मालूम है, दिल्ली में सोनिया गांधी का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे कि भाई मेरा नाम। जैसे आपको मालूम है उद्धव ठाकरे क्यों गए थे? जब चुनाव आते हैं तो हाई कमांड से टिकट मिले, इसलिए बहुत सारे प्रांतों के नेता बीजेपी के हो या कांग्रेस के हो अपने हाई कमांड के शरण में पहुंच जाते हैं कि मुझे कम से कम लोकसभा का विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है उसमें एक टिकट दे दो। वो टिकट का मतलब क्या होता है? टिकट का मतलब यही होता है कि उस चुनाव क्षेत्र में उस इच्छुक को पार्टी का चेहरा बनाया जाए। समझो, नई दिल्ली का एक चुनाव क्षेत्र है, मेरठ का एक चुनाव क्षेत्र है। वहां जब लोकसभा का चुनाव होता है तब कांग्रेस हो या बीजेपी हो किसी को उम्मीदवार बना देती है, तो उसको उस इलाके के लिए उस पार्टी का चेहरा बनाती है कि ये हमारा पार्लियामेंट में सांसद रहेगा। अगर आप कांग्रेस को चुनना चाहते हो तो ये हमारा चेहरा है। ये मेरठ के लिए ये कांग्रेस का चेहरा होगा, मेरठ के लिए ये बीजेपी का चेहरा होगा। ये हाईकमांड आपको टिकट देती है तब तय होता है, और इसका मतलब चेहरा। चुनाव में चेहरा चाहिए। चेहरा का मतलब ये होता है कि जहां चुनाव होने वाला है उस क्षेत्र के लिए उस पार्टी का कौन उम्मीदवार होगा, उसका नाम और चेहरा, मतलब चुनाव के लिए उस पार्टी का चेहरा। और ये सब कौन डिसाइड करता है? पार्टी का हाईकमांड डिसाइड करता है। कांग्रेस की बात हो तो प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी ये तय करते हैं कि किस चुनाव क्षेत्र में पार्टी का चेहरा कौन होगा। और उससे भी आगे जाकर अगर एक विधानसभा का चुनाव होने वाला है, एक राज्य के विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो उस चुनाव में अगर पार्टी चुन कर आए तो सरकार कौन बनाएगा, ये अगर लोग जानना चाहते तो उसके लिए मुख्यमंत्री पद का चेहरा पेश किया जाता है। कभी कभी नहीं किया जाता, चुनाव के बाद भी होता है। लेकिन मुझे मुख्यमंत्री बनना है तो वो बात तो चुनाव के नतीजे आने के बाद होती है, उससे पहले तो नहीं हो सकती। सोनिया गांधी भले चाहे कि उनको, राहुल गांधी को या और किसी को, नाना पटोले को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाना है तो वो नहीं बना सकती जब जब तक उनकी पार्टी का विधानसभा में बहुमत नहीं होगा। अब तेलंगाना की बात आपको याद है? तेलंगाना में कांग्रेस का कोई चेहरा नहीं था, फिर भी कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में बड़ी भारी बहुमत से मेजोरिटी लेकर चुनकर आई। उसके बाद वहां के जो प्रदेश अध्यक्ष थे रेवंत रेड्डी, उनको सोनिया गांधी ने मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन जब चुनाव चल रहे थे, चुनाव के पहले रेवंत रेड्डी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा करके पेश नहीं किया था, बल्कि हर चुनाव क्षेत्र में, विधानसभा चुनाव क्षेत्र में पार्टी का एक नुमाइंदा पेश किया गया था, उम्मीदवार पेश किया गया था। वो उस चुनाव क्षेत्र के लिए चेहरा होता है। उद्धव ठाकरे जो भागे भागे दिल्ली में गए, तो वो चाहते हैं कि चुनाव के बाद जो मुख्यमंत्री होने वाला है इसके लिए मुझे टिकट चाहिए। उद्धव ठाकरे दिल्ली गए थे तो सोनिया गांधी से उनको टिकट चाहिए था मुख्यमंत्री होने का, जिसकी आज कोई गारंटी नहीं। और राहुल गांधी की गारंटी तो आपको मालूम है, वो चुनाव के नतीजे आने तक होती है। चुनाव के नतीजे आए तो उसके बाद राहुल गांधी वो गारंटी भूल जाते हैं। खटाखट खटाखट खटाखट
5 या 6 जून से आपके खाते में 8,500 रुपए पहुंच जाएंगे। हर साल आपके खाते में 1 लाख रुपए हो गए, हर महीने 8,500 रुपए आपके खाते में हो गए, और 4 जून को यहाँ नतीजे आए, 6 जून को आपके खाते में 8,500 पहुंच जाएंगे। ये गारंटी राहुल गांधी दे रहे थे ना। अब तो 2 महीने हो गए 6 जून को, किसी के खाते में राहुल गांधी ने भेजे हुए 8,500 रुपए पहुंचे, खटाखट फटाफट तटातट, कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए राहुल गांधी या सोनिया गांधी की गारंटी मांगने जो उद्धव ठाकरे गए थे, ये भूल गए कि इनकी गारंटी कभी गारंटी होती ही नहीं है, कुछ गारंटी नहीं है। 1 साल पहले जब कर्नाटक का विधानसभा चुनाव हुआ था, उस वक्त भी राहुल गांधी ने वहां के बेरोजगार, महिलाएं, गरीब, सबको गारंटी दी थी, 10 गारंटी। राहुल की 10 गारंटी पर कर्नाटक का चुनाव जीता गया, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जो गारंटियां शुरू हो गई वो 3 महीने में बंद हो गई। शुरू तो हुई, लेकिन लोकसभा चुनाव खत्म होते होते कर्नाटक की सब गारंटियां बंद हो गई, खत्म हो गई। तो ये अगर आपके सामने अनुभव है, तो उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होने की गारंटी मांगने गए ही क्यों? एक बात होती है ना दोस्तों, वो गाना है, कुछ पल के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। एक गाना था, देवानंद की फिल्म थी शायद, कि झूठा प्यार दिखाओ कोई बात नहीं, लेकिन कुछ पल के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। सोनिया गांधी हमारा नाम मुख्यमंत्री पद के लिए थोड़े समय के लिए तो घोषित करे, ये मांग लेकर उद्धव ठाकरे दिल्ली गए थे। लेकिन मांग पूरी होना दूर की बात है, सुनने के लिए भी सोनिया गांधी ने टाइम नहीं दिया। 3 दिन उद्धव ठाकरे ताकते रहे, कब बुलाती है कब बुलाती है। तो इसके बाद और एक बात मेरे पास एक खबर आई कि जिस ढंग से आज कांग्रेस और शरद पवार उद्धव ठाकरे को उनकी औकात दिखाने की कोशिश कर रहे, कि जब जरूरत थी तब आपको बुलाया, सम्मान किया, आज आपकी हमें जरूरत नहीं है। देखो, आप कोई टीवी लाते हो तो वो टीवी बड़ा पैक करके अच्छी तरीके से आपके घर भेजा जाता है। तो टीवी जब पहुंचता है तो टीवी दीवार पर लटकाया जाता है, फिक्स किया जाता है, उसके बाद वो लाने वाला जो बक्सा होता है वो तो कूड़ेदान में फेंका जाता है, उसका कोई काम नहीं होता। बारात आती है तो बारात में जो ढोल ताशे बजाते हैं, नगारे बजाने वाले होते हैं, बैंड वाले होते हैं, उनको तो पंडाल के बाहर ही खड़ा किया जाता है, दूल्हा अंदर जाता है। बैंड वाले तो पंडाल के बाहर कुर्सियां दी जाती है, भैया इधर बैठो, अंदर आने की जरूरत नहीं है। जब खाना शुरू होगा तब आपको अंदर छोड़ा जाएगा, तब तक आप बाहर बैठो। उद्धव ठाकरे भूल गए 4.5-5 साल पहले मुख्यमंत्री बने तब, कि उनको बैंड वाला करके बुलाया था। और एक बात होती है, बारात निकलती है तो सबसे आगे बैंड वाले ही होते, दूल्हा पीछे होता है, दूल्हा पीछे होता है, घोड़ी पर बैठा है। लेकिन जब किसी इलाके से, किसी गली से, रास्ते से बारात गुजरती है तो सबसे पहले लोगों को क्या दिखाई देता है, चेहरा क्या दिखाई देता है, बैंड वाले का। लेकिन बैंड वहां रोकी जाती है जहां विवाह का असली सब विधि होना है, वहां इनको बाहर बिठाया जाता है। क्योंकि लोगों की नजर खींचने के लिए, लोगों के नजरों में आने के लिए बैंड बजाया जाता है, कि बैंड बजेगा वो सुनेंगे लोग तो उनकी नजरें दूल्हे तक जाए।
तो ये तो काम हो चुका। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस फिर से महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, तो अब बैंड वाले का क्या काम है? बैंड वाले की जरूरत नहीं। इसलिए सोनिया गांधी से मिलने उद्धव ठाकरे गए, फिर भी उनको बाहर ही बिठाया गया। तो इसके बाद जो खबर आई है कि उद्धव ठाकरे इससे बहुत गुस्सा हो गए, उनको पता चल गया कि ये लोग हमें फिर से मुख्यमंत्री बनने में मदद तो करेगी नहीं, हमारी मांग भी मंजूर करेंगे नहीं, और उससे भी बुरी बात यह है कि विधानसभा की जो सीटें हैं उसका बंटवारा होगा, उसमें हमको सबसे बड़ा हिस्सा मिलने वाला नहीं है। लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे को सबसे बड़ा हिस्सा दिया गया, 48 में से 21 सीटें दी गई, उसके उससे भी 4 सीटें कम कांग्रेस को मिली, 17, और शरद पवार तो 10 सीटों पर समाधानी रहे। लेकिन चुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए और बोले कि भैया सबसे बड़ी पार्टी तो हम बन गए, आप तो छोटे हो, बिल्कुल छोटे हो, शरद पवार से भी छोटे हो। तो इस कारण से उद्धव ठाकरे का दिमाग ठिकाने आने लगा है। उनको एक बात पता चल गई है कि मुख्यमंत्री बनना तो दूर की कौड़ी है, बहुत दूर की बात है। कांग्रेस वाले उनको आसानी से मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे, और कांग्रेस को अपना ही मुख्यमंत्री बिठाना है महाराष्ट्र में। अगर पॉसिबल हो, महाविकास आघाड़ी या इंडी अलायंस का मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में बनेगा तो कांग्रेस का ही बनेगा। और इसमें अगर उद्धव ठाकरे अड़ंगा लगाना चाहते तो उनको बाजू में रखकर भी हम आगे निकल जाएंगे। जिस तरीके से आपको याद होगा, उद्धव ठाकरे बहुत इच्छुक थे प्रकाश अंबेडकर को लोकसभा चुनाव से पहले महाविकास आघाड़ी में सम्मिलित करने के लिए। उद्धव ठाकरे बहुत इच्छुक थे, प्रकाश अंबेडकर भी महाविकास आघाड़ी में आने के लिए राजी हुए थे। लेकिन चुनाव घोषित हुआ, सीट का बंटवारा शुरू हो गया, उम्मीदवार पर्चे भरने लगे, कुछ सीटों का मतदान तक हो गया, तब तक प्रकाश अंबेडकर को कांग्रेस ने या शरद पवार ने कभी भी ढंग का प्रस्ताव नहीं दिया, ना कि अपनी अलायंस में सम्मिलित करके ले लिया। उनके साथ खेलते रहे कि हाँ लेना चाहिए, बीजेपी के खिलाफ वोट का बंटवारा नहीं होना चाहिए। प्रकाश अंबेडकर इनके आगे पीछे दौड़ते रहे, लेकिन 48 में से एक भी सीट प्रकाश अंबेडकर को नहीं दी गई। और वही खेल आज कांग्रेस और शरद पवार मिलकर उद्धव ठाकरे के साथ खेल रहे हैं। क्योंकि जो आंकड़े सामने आए हैं, उद्धव ठाकरे के 9 सांसद जीत कर आए, 9 उम्मीदवार जीत गए, लेकिन जो परसेंटेज उद्धव ठाकरे को मिला है उसमें से जो शिवसेना का कोर वोटर था वो भी उद्धव के ठाकरे के साथ बचा नहीं, ये कांग्रेस और शरद पवार जान गए। इनको अगर अगला चुनाव लड़ना है तो कांग्रेस और शरद पवार को छोड़कर उद्धव ठाकरे लड़ भी नहीं सकते, ये दोनों पार्टियां जान गई है। हाँ, लेकिन क्यों बुरे शब्दों का इस्तेमाल करके किससे दुश्मनी मोल ले। तो उद्धव ठाकरे के साथ खेल चल रहा है, यहां सीटों का बंटवारा अच्छा होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन सीट का बंटवारा कैसे होगा और सबसे ज्यादा सीटें किसके हिस्से में जाएगी लड़ने के लिए, वो बात जब निकलती है तो साफ सूंघ जाता है। कांग्रेस पार्टी ओपनली बोलती नहीं है, लेकिन औकात दिखाती है। आप गए सोनिया से मिलने, सोनिया ने बोला खड़गे के पास जाओ। सोनिया गांधी आपको मिलने के लिए भी राजी नहीं है। ये औकात दिखाने का तरीका होता है कि अगले विधानसभा चुनाव में
उद्धव ठाकरे को 288 में से 70-80 भी सीटें मिलेगी या नहीं, इस पर प्रश्न चिन्ह लगा है। और इसलिए ये बात समझ में आने के बाद उद्धव ठाकरे की जो अंदरूनी लोग हैं उनमें एक खलबली मच गई है कि विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे, उसके बाद हमारे हाथ में क्या बचेगा। ठीक है, 56 एमएलए चुनकर आए थे, उसमें से आज 12-15 बचे, लेकिन विधानसभा चुनाव में अगर सीटें ही लड़ने के लिए कम हो गई तो जीतने वाली भी कम हो जाती है, जीतने वाली भी कम हो जाती है। हाँ, जो आज 15 है वो शायद 25-30 हो जाएगी, और 25-30 सीटें उबाठा शिवसेना की होगी, और कांग्रेस की अगर 70-80 होगी, 90 होगी, तो क्या उद्धव ठाकरे को कोई चीफ मिनिस्टर बनाएगा? कि नहीं नहीं भाई, इन्होंने तो अपने पिताजी को अंतिम समय में शब्द दिया था कि शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा, इसलिए सोनिया गांधी उदार होकर उद्धव ठाकरे को चीफ मिनिस्टर बनाएगी। नहीं बनाएंगे। और ये उद्धव ठाकरे जान गए कि उन्होंने बीजेपी जैसा सच्चा और अच्छा दोस्त मुख्यमंत्री पद की लालच में गवाया है और पार्टी का भी सत्यानाश कर दिया है। और इसलिए जैसे चंद्रा बाबू हो या नीतीश कुमार हो, 2 बार बीजेपी से निकल गए और वापस आना चाहते थे और वापस आ भी गए, वैसे ही उद्धव ठाकरे पश्चात बुद्धि होकर वापस लौटना चाहते, लेकिन अभी बीजेपी दोस्त नहीं रहा। हाँ, बीजेपी उद्धव ठाकरे को दुश्मन भी नहीं मानती, लेकिन दोस्त भी नहीं मानती, और जिस पर विश्वास करे ऐसा दोस्त तो बीजेपी उद्धव को बिल्कुल नहीं मानती। जो चुनाव के नतीजे आने के बाद इमीडिएटली दगाबाज बन सकता है, उस पर कौन भरोसा करेगा? बिल्कुल भरोसा नहीं करेगा। और इसीलिए उद्धव ठाकरे अपनी रणनीति अलग से सोच रहे हैं, ऐसी अंदरूनी खबर है। अब ये नई रणनीति क्या होगी? तो एक तरीके से देखे तो वो नई रणनीति है ही नहीं। जो 5 साल पहले की रणनीति है बीजेपी को दगा देने की, बस वही रणनीति इस बार कांग्रेस और शरद पवार के साथ खेलना उद्धव ठाकरे चाहते हैं। 5 साल पहले जब उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ थे, महायुति के साथ थे, महायुति में थे, तब इन्होंने बैकडोर से, पिछले दरवाजे से शरद पवार से हाथ मिलाया था कि भाई हम बीजेपी की संख्या घटाने की कोशिश करेंगे, हम यूटी में रहेंगे, लेकिन जहां बीजेपी का उम्मीदवार है उधर बीजेपी का उम्मीदवार ना जीते इसके लिए प्रयास करेंगे, और उद्धव शरद पवार का एनसीपी का उम्मीदवार जीत कर आए इसलिए हम शरद पवार को मदद करेंगे, और जहां शिवसेना का कैंडिडेट है वहां शरद पवार गुट या शरद पवार की पार्टी उद्धव ठाकरे को मदद करेगी, और दोनों मिलकर बीजेपी की जो संख्या है उस वक्त 125 थी, 122-23 थी, वो घटकर 100 से कम लाएंगे। इसीलिए ज्वाइंट प्रयास छुपके छुपके करना ये पवार और उद्धव ने तय किया था। बिल्कुल वही आज उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी के साथ करने की सोच रहे, ऐसी अंदरूनी खबर मुझे मिली है। अगर विधानसभा चुनाव होने के बाद, भले आज तो एक बात है कि बीजेपी को साथ लेना, बीजेपी को उद्धव को साथ लेना मुश्किल है, लेकिन बीजेपी के लिए उद्धव एक बढ़िया काम कर सकते हैं कि वो महाविकास आघाड़ी में रहेंगे, कांग्रेस और एनसीपी के उम्मीदवार है वहां उनको वोट काटेंगे, बीजेपी को मदद करेंगे, बीजेपी की संख्या बढ़े, बीजेपी की संख्या बढ़े, कांग्रेस और एनसीपी की संख्या कम हो, इसके लिए वहां रहकर दोनों मित्र दलों को दगा देना, ये शायद उद्धव ठाकरे
सोच रहे हैं, रणनीति सोच रहे हैं, और जो कुछ बातें हैं, अब इसका कोई सबूत मेरे पास नहीं है, लेकिन इसके लिए बीजेपी के कुछ लोगों से उद्धव ठाकरे का अलग से संपर्क चल रहा है। इसकी रणनीति बनाई जा रही है कि महाविकास आघाड़ी में रहकर महाविकास आघाड़ी के मित्र दलों से दगाबाजी और नतीजे आने के बाद बीजेपी से हाथ मिलाना, ऐसी कुछ रणनीति उबाठा शिवसेना में बन रही है। अगर शिंदे और बीजेपी मिलकर, और शायद अजीत दादा उनके साथ रहेंगे न रहेंगे, लेकिन शिंदे और फडणवीस मिलकर बहुमत नहीं पाते तो उद्धव ठाकरे नतीजे आने के बाद फिर से पलटी मार सकते हैं। तो रणनीति पुरानी है, प्रयोग नया है, प्रयोग नया है। देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। अभी यही रुकता हूं। अगर ये वीडियो पसंद है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्रतिवाद को। नमस्कार।